चलो हम यहाँ पर देखते हैं बैगा जनजाति। आज का यह महत्वपूर्ण क्लास है, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मतलब जो पिछड़ी वर्ग होते हैं, मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियां होती हैं, उनमें भी सबसे जो जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति है वह है बैगा जनजाति। और इस विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति किसे बोला जाता है? बैगा जनजाति को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति बैगा जनजाति है। और विशेष पिछड़ी जनजातियों को याद रखिएगा, जनजातियों में नहीं बोल रही हूँ ना, जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी वो मैं नहीं बोल रही हूँ। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो बैगा जनजाति की है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैगा समुदाय के कुछ यहाँ व्यक्तित्व दिख रहे हैं, अपने ही परिधान अपने ही वेशभूषा का यहाँ पर पालन करते हैं, बहुत ही सांस्कृतिक रूप से सब सजो कर रखे हुए हैं। यह बहुत बड़ी धरोहर है इनकी। बैगा जनजाति से जानने से पहले हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। हम तो पहले 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को ही कवर करेंगे एकदम फास्ट रिवीजन से, क्योंकि हम बहुत बड़ी इनकी जो कथाएं हैं जुड़ी हैं उसको हम इससे पहले की कक्षाओं में देख लिए थे, वह जनरली हम यहाँ पर फास्ट तरीके से चलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पूरे भारत में देखो बहुत सारी जनजातियां हैं, 706 प्रकार की जनजातियां हैं। उनमें से भी 75 जनजातियों को क्या किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। पूरे भारत की बात कर रही हूँ मैं, भारत का जितना भूभाग है सबको लेते हुए वहां पर 706 प्रकार की जनजातियां होती हैं। और उसमें से 706 या 5 कर लेंगे, एक दो का अंतर है, तो उसमें से भी 75 को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है भारतीय संविधान में। क्यों किया गया है? क्योंकि वह जनजातियों में भी बहुत पिछड़े रहते हैं। ठीक, पूरी जनजातियां हैं उनमें भी बहुत पिछड़ापन होता है, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ापन, मतलब सब जीवन से अलगाव की स्थिति जी रहे हैं। बीहड़ जंगल, पहाड़, घनी बस्ती, मतलब बहुत ही अलगाव की स्थिति है, उनके तक सुविधाएं भी ढंग से नहीं है। तो इस प्रकार से अपने को अलग ही करके रखते हैं सभी चीजों से, शहरीकरण से बिल्कुल दूर। तो इन सबको देखते हुए ऐसे सेलेक्टेड 75 जनजातियों को पूरे भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अब चलते हैं अपने राज्य की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 42 प्रकार की जनजातियां हैं। 42 प्रकार की जनजातियां पूरी हैं। उनमें से हमने पाया कि हमारे पास जो भारत सरकार ने इसको लिस्टिंग किया, तो उसमें से 5 जो ऐसी जनजातियां हैं जो जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी हैं, पूरी जनजातियों में भी बहुत पिछड़ी 5 प्रकार की यहाँ पर जनजातियां हैं। उसी को देख रहे हैं कि 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में देख रहे हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो एक कोड कर लीजिए, A² और B² और C²। बस A से अबुझमाड़िया, B से बैगा और B से बिरहोर, C से हो जाएगा कोरवा और कमार। कोरवा में पहाड़ी कोरवा। इस प्रकार से पांचों को पढ़ने से पहले हम इनके नाम को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह जरूर याद होना चाहिए। इसी में से आपको कई बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा गया है। 4 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति रहेगी, एक दूसरा रहेगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, या नहीं पूछा जाए तो छांटिए, हाँ पूछा जाए तो छांटिए। तो इनमें से ये याद रहेगा तो आप कभी भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अबुझमाड़िया बिल्कुल है। बैगा जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। और बिरहोर है, बिरहोर जसपुर और रायगढ़ के अंचल तरफ निवास करते हैं। और बैगा जो है ये कवर्धा का जो मैकल रेंज है पूरा का पूरा, वहां पर निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा जसपुर सरगुजा बेल्ट में निवास करते हैं। कमार गरियाबंद में निवास करते हैं। इस तरह से इनका रहवास क्षेत्र भी ध्यान रखेंगे। अबुझमाड़िया तो देख लिया था आपने, नारायणपुर, बस्तर संभाग के नारायणपुर में विशेष रूप से रहते हैं। चलिए हम इनकी देखते हैं बैगा के बारे में। जो बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति उनके बारे में देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। ये मानते हैं नागा बैगा से हुई है। जैसे पिछले क्लास में देखे थे अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई थी? कस्तूर नागा या कुर्स तुरंगा। यह जबान में घुला होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल आना चाहिए। जैसे आप संविधान के एक्ट आप धीरे धीरे याद करते जा रहे हैं,
उसी तरह से कुछ इनकी बेसिक जानकारियां आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। नाम उटपटांग हो सकता है, लेकिन है तो याद करना है। अबुझमाड़िया के जो उत्पत्ति देवता है कुर्स तुरंगा है या कस्तूर नागा है, वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बताते बताते उसे भी बता दिया था कि बैगा जनजाति के उत्पत्ति देवता कौन से हैं, नागा बैगा हो जाते हैं। हम इनकी कहानी के बारे में नहीं चलेंगे, कहानी बताने से थोड़ी सी विस्तृत हो जाता है कि नागा बैगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब अभी नहीं बताएंगे। हम चलते हैं इनकी विशेष जानकारियों को, ताकि आप पढ़ो और आपको याद कर लो और एग्जाम में टिक लगाते समय आपको ये सब बन जाए, आपका एग्जाम बेसिक रूप से यहाँ से निकलने लगे। चलो, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति मैंने बता दिया, आदिवासी किसे कहा जाता है, जो आदि समय से ही निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, वही है आदिवासी। धीरे धीरे उसको संविधान में जनजातीय उपयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर प्राचीन, सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, कौन हो जाएगा, तो बैगा जनजाति हो जाएगा। आदिम पुरुष कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले है, प्राचीन है, इसलिए आदिम पुरुष भी कहा जाता है इनको यहाँ पर। अब चलते हैं इनके निवास क्षेत्र। बैगा के निवास क्षेत्र से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कवर्धा से बहुत क्वेश्चन आया है, क्योंकि इनका मूल निवास है ना वो कवर्धा जिला है, ज्यादातर निवास इनका बहुत ज्यादा वहीं पर मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये जो है ये जो आप रेंज देख रहे हो यहाँ पर पूरा, ये आपका मैकल रेंज है। मैकल रेंज मतलब मैकल की पहाड़ियां हैं। इस तरफ मध्य प्रदेश है, एमपी है, और इस तरफ जो पहाड़ फैले हुए हैं वो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा, इस तरफ जो पर्वत फैले हुए हैं सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये उसी का पार्ट है, उसी का अंग है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो मैकल पहाड़ियां हैं, मैकल श्रेणियां हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो सतपुड़ा का ही यह हिस्सा है। तो यह छत्तीसगढ़ में जो विस्तृत है उसका नाम क्या पड़ गया है, मैकल पहाड़ियां उनका नाम पड़ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज में कि कैसे कैसे निवास करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं राजनांदगांव, यहाँ पर जो पड़ेगा वो राजनांदगांव में निवास करते हैं, क्योंकि मैकल के क्षेत्र में ही निवास करते हैं ये। फिर आते हैं कवर्धा, यहीं पर ऊपर चले जाइए कवर्धा, यहीं पर आपका ये भी है खैरागढ़, यहीं पर पड़ेगा ना, अब अलग हो गया है क्योंकि केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। फिर ऊपर चले जाइए तो यहाँ पर मुंगेली है, और यहीं पर आपका जीपीएम भी है। यहीं पर आपको धीरे बढ़ जाएगा तो कोरिया जिला भी पड़ जाएगा यहीं पर आगे चल के। तो आप देख लो ये मैकल का जो रेंज है उसी पर निवास करने वाली जनजातियां हैं, पहाड़ों में निवास करने वाली जनजातियां। अच्छा बताओ डोंगरगढ़ कहाँ पर है, राजनांदगांव में डोंगरगढ़ है। तो डोंगरगढ़ जब यहीं पर है तो उसके जो सेवा करता कौन है, बैगा ही तो है ना। तो माता के पुजारी भी बोला जाता है, माता के भक्त बोला जाता है, क्योंकि उनकी सेवा जतन यही देखते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर माता का निवास इसी तरफ है, तो आप इस सबको ध्यान रखेंगे। कोरिया बिलासपुर, थोड़ा सा ये जो पहाड़ियां हैं थोड़ी सी विस्तृत है बिलासपुर में भी, तो बिलासपुर भी अगर पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा। चलो, हमने बताया कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की है। तो जनसंख्या देख लेते हैं कितनी की है। इनकी कुल जनसंख्या है 88,817, 88,817 इनकी कुल जनसंख्या है। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, तो इनकी जनसंख्या है 88,817। किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए, पर थोड़ा सा याद रहना चाहिए क्योंकि जनसंख्या से ऐसी जगह से पूछा जाता है। अब देखते हैं पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। तो 44 और 43 का रेशियो याद रखिएगा, महिलाओं की संख्या यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर 44 के रेंज में याद रखिएगा, यहाँ पर 43 के रेंज में याद रखिएगा। 44,404 पुरुष जनसंख्या है और महिला है 43,915। मतलब यहाँ पर 44 और 43 भी याद रहना चाहिए तो बन जाएगा, और 888 का यहाँ पर रेशियो आता है, यह भी याद रखना है। अब चलते हैं, जो बैगा जनजाति है उसको भूमिया या भूइया का एक अलग हुआ समूह माना जाता है। इसको एक लाइन में याद रखना पड़ेगा आपको कि बैगा जनजाति को भूइया या भूमिया से एक अलग हुआ समूह माना जाता है। यह एक लाइन में याद रखने वाला लाइन है, ताकि ऐसा ही लाइन उठा के पूछ दिया जाए तो आपको बन जाएगा
क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा कि भूइयां या भूमिया से अलग हुआ कौन सा जनजाति है, तो सीधे सीधे आपको लेना पड़ेगा आंसर बैगा है यहाँ पर, ठीक है ना, बैगा को आंसर लेना पड़ेगा। अब चलते हैं इनकी बोली क्या है, तो बैगा से बैगानी, बैगा से बैगानी बोल देना है सीधे सीधे कि बैगा की जो बोली है, उनकी मूल बोली है, उसको बैगानी बोलते हैं। इन लोग कर्मा भी खेलते हैं तो बैगानी कर्मा खेलते हैं, तो बैगानी बोली को याद रखना है। भाषा परिवार ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इनका छत्तीसगढ़ का छोटा सा मैप दिख रहा है क्या, ये छत्तीसगढ़ का मैंने छोटा सा बस अंदाजन मैप बना दिया है। तो यहाँ पर कवर्धा रेंज में यहाँ पर निवास करता है, ये क्या हो गया सरगुजा संभाग, और यहीं पर देख लो ये मध्य का है, ये महानदी बेसिन एरिया है, और नीचे है बस्तर संभाग, इसी में दो संभाग कटे हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बीच का एरिया, क्योंकि भाषा परिवार 3 प्रकार से बांटे हैं, यहाँ पर हो जाएगा मुंडा भाषा परिवार, यहाँ पर हो जाएगा आर्य भाषा परिवार, और यहाँ पर हो जाएगा द्रविड़। ये तो रट लिए हो, रटते रटते रट ढाले हो, अब इसमें ज्यादा आपको वर्क भी नहीं लग रहा है कि कितने भाषा परिवार हैं, बिल्कुल रट गए हो। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ मध्य क्षेत्र जो कवर्धा रेंज है, यहाँ पर बैगा जनजातियों का निवास है, तो ये इसके हिसाब से ये आर्य भाषा परिवार में आते हैं। तो वही बोला गया है यहाँ पर, आर्य भाषा परिवार समूह में ये आते हैं। चलो अब स्थानांतरित कृषि समझ गए हैं थोड़ा सा आप लोग, जो जंगलों को काटकर, आदिम समय से काटकर, पेड़ को काटकर गिरा देते थे, और जोतना ये फसल उगाना अच्छे से नहीं आता था तब की बात है कि पेड़ सूख जाते थे, उसको पूरा जला के राख कर देते थे, वर्षा थोड़ा आता था, इसमें बीज डाल देते थे, एक अच्छा दलदली और उपजाऊ जगह बन जाता था। तो 3 साल तक वो उपज देता था, उसके बाद जब उपज देना बंद कर देता था, उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता था उस क्षेत्र का, तो ये लोग स्थान चेंज कर देते थे, फिर दूसरे जगह को छांटते थे, ऐसी प्रक्रिया करते रहते थे। उसी को छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, जो झूम कृषि है उसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य जो भारत के हैं वहां पर झूम कृषि बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है अभी 2 बार कि किस क्षेत्र में झूम कृषि की जाती है, यह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि भारत के किन क्षेत्रों में झूम कृषि की जाती है। तो अब आपको अच्छे से पता हो गया है कि भारत का उत्तर पूर्वी जो राज्य होता है, क्षेत्र होता है, वहां पर झूम कृषि की जाती है। कैसे आप इसका दिशा का अंदाजा लगाओगे, ये पूरा भारत का मैप है, इधर क्या है उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर तो आप इधर मान लो छत्तीसगढ़ है इस तरफ, यहाँ उड़ीसा है, ऐसे कर लो। लेकिन जब ऐसे दिशा बनाओगे तो यहाँ पर आपको असम वाला क्षेत्र लेना है, ये असम वाला क्षेत्र इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है उत्तर और पूर्वी राज्यों का समूह जो होता है वो उसी क्षेत्र को बोला जाता है। दिशाओं से क्वेश्चन आया है ना ये, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब चलते हैं बैगा में, ये देख लिए स्थानांतरित कृषि बैगा में होता है बेवार, बैगा बेवार, बैगा बेवार कर देना है। तो ब से हो जाएगा, यह बैगा बेवार हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं कि किसी न किसी जनजातियों में, यानी कि कोई ना कोई जनजातीय समाज में किसी न किसी चीज का क्या होता है, प्रतिबंध होता है, मनाही होता है, वो किसी न किसी आध्यात्मिक देवता से जुड़े होते हैं। हमने देखा था बोंगावाद, ये बोंगावाद से संबंधित है जो हम बता रहे हैं। बोंगावाद क्या है, एक अदृश्य या पारलौकिक शक्ति में विश्वास है। मैंने बताया था कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो और थोड़ा सा आपको कोई जानवर दिख रहा है, आप उसको भगाने के लिए निकल भी गया और पेड़ का पूरा डाल, बहुत बड़ा डाल गिर गया, तो आप क्या करोगे, थैंक गॉड मैं थोड़ा सा हटा उस कुत्ते की वजह से तो मैं बच गया, बोलोगे ना। तो वही उसको बोलते हैं पारलौकिक शक्ति में विश्वास। जनजातीय समाज में बहुत ज्यादा रहता है, पूरा गांव का गांव एक आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, विश्वास करता है। तो उसी में यह होता है कि हल का प्रयोग निषेध है उनके में, जनजातीय जो बैगा समाज है उनके में हल का प्रयोग निषेध माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक टैबू है। टैबू मतलब मनाही, टैबू का मतलब भी जान लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये जो टैबू का मतलब होता है मनाही, मतलब किसी को निषेध करना, रोक टोक होना। तो किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक तो होता है ना। जो घर में पूर्वज चले आ रहे हैं, बोलते नहीं ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, उसी को बोला जाता है टैबू यानी कि मनाही। तो जनजाति जो होते हैं
बैगा उनमें हल चलाना मना है, तो वो सीधे बीज छींटते हैं, ऐसा वाला उनमें पहले था। यहाँ पर ये चीज को आप याद रखेंगे कि किस जनजाति में हल चलाना निषेध माना गया है, तो बैगा जनजाति में। अब चलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों में रहने वाले ये भी लोग होते हैं, तो इनको जो जड़ी बूटी है, जो वृक्षों का ज्ञान है बहुत ज्यादा है, तो ये जंगलों में जाते हैं और जड़ी बूटी उठाकर लेकर तोड़कर लाते हैं और लोगों का उपचार करते हैं। पूर्वज के समय से ही ये बहुत जानकार हो चुके हैं, इसलिए उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी इलाज करने के माध्यम से करते। जैसे आपके हाथ में बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, खुजली हो गया है, फफोले हो गए, तो कोई पत्ते का रस पीसकर आपको बताएंगे, कुछ मिला के 3-4 प्रकार का एक लेप बनाएंगे, लगाएंगे, उसके बाद वो आराम कर देता है। तो जड़ी बूटियों में भी बहुत शक्तियां होती है, आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं ये सीधे। तो इनको बोला जा सकता है छत्तीसगढ़ का मेडिसिन मैन या छत्तीसगढ़ का चिकित्सक भी बोला जाता है, और इनको आप आयुर्वेद डॉक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि वे उसी तरह से उपचार कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मेडिसिन मैन है, उपचार करता है, डॉक्टर है, किसी भी प्रकार से याद रखिए। तो मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ये नाम से क्वेश्चन भी आया हुआ है। कौन सी जनजाति मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाती है? तो बैगा जनजाति कहलाती है। चलो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इनमें तंत्र मंत्र का भी प्रचलन रहता है, आस्था है इनके अंदर, और जिसको मानते हैं तो कहा जाता है कि भूत प्रेत के भगाने वाले को क्या बोला जाता है? भूमिका। चलो याद कर लेते हैं, कहीं भी जा रहे हो तुम झड़वाने, अपने आप को भी थोड़ा मन में रहता है ऐसा करने से कुछ तो ठीक होगा, तो भूमिका बनाते हैं। दाई आ दाई एक ठीक करके जा। एक भूमिका कौन बना रहा है? बैगा बना रहा है कि दाई आवत है, वो हम आवत है तो के ठीक करके जा ही, ऐसे कुछ बनाते हैं ना। झाड़ू ओड़ू कुछ रखे रहते हैं कि वो अपने पास पूरा भूमिका बना के रखे रहते हैं, इधर झाड़ू है, इधर अगरबत्ती है, इधर चावल है, इधर कुछ त्रिशूल लगा है, चुनरी टंगा है, पूरा भूमिका रहता है। तो बैगा में उसको याद रखिएगा कि भूमिका कहा जाता है किसको? भूत प्रेत या तंत्र मंत्र को जो वजह से काम करते हैं, भूत प्रेत भगाने वाले को क्या बोला जाता है? भूमिका बोला जाता है। फिर आते हैं, इनमें देखो बांस का काम होता है, जनजाति है तो बांस का बेसिक काम करते हैं, तो बैगा भी बांस के काम को, शिल्प कार्य को करते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हो, सूपा टोकरी बनाना, दौरी बनाना, पर्रा बनाना, पर्रा जानते हो छोटा सा, तो पर्रा बनाना। और जैसे आप छठ पूजा करते हो तो ये सब बांस के बने बर्तन ही ज्यादा यूज होते हैं, बड़े बड़े डाल रहते हैं, उसमें सूप रहते, सूप से अर्घ दिया जाता है, तो वो सब यहाँ पर उपयोगी सामान होता है। बनाकर कौन लाता है? जो इस अंचल में रहते हैं वो अपना बेसिक चीज लाते हैं और बनाकर फिर बेच देते हैं। इनसे लेना भी अच्छा है, क्योंकि दिन भर इसी काम में अपने आप को खपाए रहते हैं, किसी फैक्ट्री से ज्यादा मजबूत इनका सामान होता है, और इनको पारिश्रमिक भी मिल जाता है, थोड़ा मेहनत इनका लगता है, दिन भर पूरा परिवार इनका लगे रहता है। चलो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ चुका है कि ठाकुर देव और बूढ़ा देव, तो यहाँ पर बैगा के जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? बूढ़ा देव का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो देखते हैं पहले ठाकुर देव। तो बैगा जनजाति में ठाकुर देव और बूढ़ा देव की मान्यता है। ठाकुर देव को बोला जाता है कि गांव की रक्षा करते हैं, गांव का गांव एक आस्था में विश्वास करता है, मैंने बताया बोंगावाद। चलो फिर उसी पर याद रखते हैं, ये बोंगावाद है, मतलब इनके ये बोंगा देव भी कहे जाएंगे, मतलब पारलौकिक शक्ति पे विश्वास रहता है इनका। तो जो गांव की रक्षा करते हैं उनको बोलते हैं ठाकुर देव। तो गांव के ठाकुर ऐसे याद कर लेना, गांव में ठाकुर होते थे ना नाम से, तो गांव के ठाकुर, क्योंकि जनरली दोनों में मिस होता है कि बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता को कौन लेंगे, तो यहाँ पर गांव के ठाकुर होते हैं, तो ठाकुर देव गांव की रक्षा। अब आते हैं बूढ़ा देव, बूढ़ा से ब कर लेना है बैगा, यहाँ पर इसको भी लिख लो तो बन जाएगा बैगा बूढ़ा बीमारी, तीनों एक साथ कर लेना, बैगा बूढ़ा बीमारी। तो बैगा में जो बूढ़ा देव होते हैं वो बीमारियों से रक्षा करते हैं, और इनका जो निवास स्पेशल रूप से माना जाता है वो साल वृक्ष में माना जाता है। तो साल वृक्ष काफी पूजनीय होता है इसलिए। अब चलते हैं, अच्छा आप छोटा सा सोचो कि छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष के लिए बहुत सारा यहाँ पर हुआ था, क्रांति हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था? कोई विद्रोह। किस लिए हुआ था? क्योंकि जो अंग्रेज होते थे वो साल वृक्ष को काट कर पूरा का पूरा जंगल कहाँ ले जा रहे थे? विदेश की ओर। और क्या करते थे? उसका उपयोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे जो रेलगाड़ी चलती थी उसकी क्या बनाते? स्लीपर बनाते हैं, सोरिया रोबस्टा उन्हीं लोग का दिया हुआ है सब, तो स्लीपर बनाते थे, मजबूत रहता है क्योंकि ना वो स्लीपर बनाना जिससे आप बैठते हो। तो ऐसा करके ये सब निर्माण कार्य होता था, उठा के पूरा काट काट के जंगल ले जाते। जनजातीय समाज को जब धीरे धीरे पता लगा कि ये हमारे जंगल को साफ कर रहे हैं, हमारा तो दोहन हो रहा है, तो इसी साल वृक्ष को ये बहुत अपना देवता मानते हैं, पूरे पेड़ को पकड़ पकड़ के खड़े हो गए थे जनजातीय लोग।
तो यहाँ पर फिर नहीं काटने पाए अंग्रेज, मतलब कोई यहाँ पर जो विद्रोह, कोई विद्रोह होता है वो जनजातियों के द्वारा होता है साल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाने के लिए। एक साल वृक्ष काटोगे तो एक गर्दन काट के उड़ा देंगे, सीधे बोले थे। उसमें एक स्लोगन है, एक साल वृक्ष के बदले एक गर्दन, सीधे साफ करेंगे। तो वहां भाग गए थे वो लोग, फिर ऐसा हुआ था। अब चलते हैं उपजातियां। उपजातियों का एक अलग कलेक्शन है, सब कुछ एक जगह लिखा देंगे कि कौन सी जनजातियों की उपजातियां कौन कौन सी हैं। उरांव की, बैगा की, गोंड की, बहुत सारी जनजातियां हैं। खास खास पूरे की नहीं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सबका एक सीरीज में याद रहेगा तो वो जल्दी से याद हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं बैगा जनजाति की उपजातियां, इसको भी याद करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है उपजातियों से। तो घरोतिया नरोतिया एक साथ कर लो, घरोतिया नरोतिया एक साथ हो जाएगा। कुडवन हो जाएगा, इसको मैं भी याद करवा दूंगी ताकि ये कंठस्थ हो जाएगा। कुंडी, नाहर, राई, रैमैना भैना एक साथ हो जाएगा। रैमैना भैमैना भैना और बिंझवार। फिर उसके बाद देखते हैं, बस इतना ही याद रखते हैं, बिंझवार तक ही याद रखते हैं क्योंकि बिंझवार जनजाति आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ की, जो वीर छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह उनसे जुड़ी हुई जनजाति है ये, यहाँ से याद हो जाएगा। तो ये बैगा के जो उपजातियां हैं उनसे संबंधित हो जाते हैं। चलो, बैगा में घरोतिया नरोतिया दोनों एक जैसा लग रहा है तो घरोतिया नरोतिया कर लेंगे। आप बैग लेकर जाते हो, आपका बैग रहता है ना, तो घर तक जाता है आपका बैग, घर में पकड़ के खड़े रहते हो आराम से। और पैसा वाला बैग है तब तो पैकेट में रखे रहोगे, तो घर में भी पैकेट में रखे रहोगे तो घरोतिया। नहीं कोई नहीं छुएगा नरोतिया, ना 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 कोई बैग नहीं छुएगा हमारा, ठीक है ना। पैसा रखे हो, सिम कार्ड रखे हो, बहुत जरूरी सामान रखे हो तो किसी को नहीं दोगे, तो ऐसा याद कर लेना अपने लिए। घर में भी रखे हो नरोतिया, कोई नहीं छुएगा, कोई नर नहीं छू सकता है, याद हो गया। तो अब चलते हैं कोडवन। भाई आपके जो पर्स है उसमें कुछ कोड लगा के रखोगे। आजकल ऐसे पर्स आ रहे हैं, आपका जो ऑनलाइन वाला भी पैक करके रखे तो उसमें भी कोड लगा दो। तो आपके पर्स में या बैग में, बैग से अपन याद कर रहे हैं, बैग में क्या लगाओगे, कोड लगा दोगे। कोड लग गया, ठीक। अब आते हैं कुंडी। आपके बैग में कुंडी लगे रहता है बंद करने वाला, बस उसको याद कर लो, ये याद करने के लिए है, बाकी कोई उपाय नहीं है, नहीं तो रटो, ठीक है। तो बैग में कुंडी लगे रहता है, ऐसे पर्स खोलने वाला, वो कर लेते हैं। सब चीज में कुंडी लगा रहता है, पासवर्ड भी तो कुंडी ही है, लगाओ पासवर्ड, ये कोड लगाओ, फिर कुंडी ओपन करो, ऐसे करके याद कर लेंगे। फिर आते हैं नाहर। नरोतिया कोई नर नहीं ले सकता, मतलब नाहर कोई हर नहीं सकता मेरा बैग को, ठीक है। तो बैग से याद करेंगे नाहर। अब आते हैं अपने बैग में क्या रखे हो, मैना रखे हो, राई रखे हो। एक तो मैना रखे हो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट राई रखे हो, सोने का राई, ठीक है। राई भी रखे हो तो सोने का राई, तो ये राई को बैग में रखे हो और रैमैना को बैग में रखे हो। फिर भैना कर लेना, रैमैना से भैना भी हो जाएगा। और बिंझवार, आपका कोई बैग बिंझ नहीं कर सकता, इतना सारा कोड लगाए हो, इतना कुंडी तब खुलेगा, आपको कोई बैग बिंझ नहीं कर सकता, मतलब भेज नहीं सकता है। तो देखो ये बहुत कठिन चीज है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपका ये कोडवन से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिर यहाँ पर कुंडी से भी क्वेश्चन आ चुका है। बिंझवार को तो याद रखना ही है, बिंझवार एक स्पेशल हो जाता है यहाँ पर याद करने के लिए, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सबको याद रखोगे। चलो चलो, आपके पास बैग है, आपके पास बैग है, आप खर्चा करते रहते हो, तो इनके में बधु मूल्य को क्या बोला जाता है, खर्ची बोला जाता है। इस हमने पूरी जनजातियों को पढ़ा है, ये बधु मूल्य इनमें बहुत इंपॉर्टेंट। बधु मूल्य क्या होता है बताओ, कोई जान रहे हो? वधु का मूल्य, खरीद रहे हो क्या वधु? वधु खरीद रहे हो तो मूल्य दे रहे हो। देखो जनजातीय समाज में ना वधु मूल्य एक प्रथा है, जैसे विवाह का जो संस्कार होता है तो कुछ वधु मूल्य उनको में देने का एक रस्म होता है, देना होता है। तो वधु मूल्य का हम लोग बहुत सारा विवाह संस्कार जब पढ़ेंगे तो कई प्रकार के विवाह संस्कार होते हैं जिसमें वधु मूल्य का प्रथा चलता है। तो वधु के लिए कुछ यहाँ पर दिया जाता है, जैसे किसी में दाल दे देते हैं, उड़द दाल का प्रथा है, किसी में आप कोई सामग्री दे देते हो, किसी में रुपए भी दे सकते हो, धन दे सकते हो, कोई गहने दे सकते हो, या फिर जमीन भी दे सकते हो। भाई वधु मूल्य बात हो रही है यहाँ पर, और उसको लौटाना भी पड़ता है बाद में, अगर छोड़ छाड़ दिए तो, शादी रद्द हो गई तो, ऐसा भी है। तो ये खर्ची में बोला जाता है कि इसमें बैग से खर्च करना है, तो खर्ची वधु मूल्य होता है। अब आते हैं विवाह। देखो जनजातियों में हट विवाह होता है जिसको पैठुल बोला जाता है।
हट विवाह को क्या बोलते हैं? पैठुल बोलते हैं। तो विवाह के संस्कार में बिल्कुल अलग से और पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन इनका खास खास को ध्यान रखिएगा कि बैगा में जो हट विवाह होता है उसे पैठुल बोल। हट विवाह मतलब विवाह का एक संस्कार होता है उनके समाज में कि नहीं ऐसा हम विवाह इसी से ही हम संपन्न करें। आप देखो कोरबा में ढुकू विवाह होता है, मतलब जो वधू होती है वो पहले से अपने वर के घर में एकदम मतलब हट पूर्वक रहती है, निवास करती है, तो माता पिता को उसके परिवारजनों को अब समझ में आ जाता है कि हमको इनका विवाह देना होगा, तो उसी को बोला जाता है हट विवाह। कोरबा में क्या बोला जाता है? पहाड़ी कोरबा में इसी को ढुकू विवाह बोला जाता है, जिससे यहाँ पर CGPSC CG व्यापम में अनेक बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसी को जो बैगा जनजाति है उसी में हट विवाह को पैठुल विवाह बोला जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं खड़ोनी। खड़ोनी मतलब पुनर्विवाह की बात की जा रही, जैसे पहले से शादीशुदा हैं, इधर भी शादीशुदा हैं, या फिर डेथ हो गई है या विधुर हो चुके हैं, तो पुनर्विवाह तो हो रहा है, मतलब शादी के बाद एक और शादी दोबारा हो रही है, या फिर पति पत्नी में से कोई एक डेथ कर गया हो तो भी हो सकता है, या है तो जैसी भी परंपरा हो उनके में। तो पुनर्विवाह को बैगा में पुनर्विवाह को क्या बोलते हैं? खड़ोनी विवाह बोलते हैं। तो बैगा को खड़े खड़े बैग पकड़ के रखना है, बैग आप खड़े कर, देखो अभी खड़ी है ना, खड़े खड़े बैग पकड़ना है, तो यहाँ पर खड़ोनी विवाह को याद रखना है, ठीक, अपने याद करने के लिए कि बैगा में पुनर्विवाह को क्या बोला जाता है? खड़ोनी विवाह बोला जाता है। अब चलते हैं दोषी। भाई जिसने शादी करा दी उसका दोष क्या है ना, जो यहाँ पे विवाह संपन्न करा रहा है उसको दोषी बोल दिया जाता है, इसी का दोष है जिसने विवाह कराया था, बोलते हो। तो बस दोषी कौन हो गया? जो विवाह संपन्न कराने वाला बैगा जनजाति का व्यक्ति होता है उसे दोषी बोला जाता है। अब चलते हैं प्रसोदाई। सुनमाई और गौंजी माई दोनों का नाम है बैगा में, जिसे बोला जाता है यहाँ पर प्रसोदाई। ये सब इंपॉर्टेंट है, जनजातियों के बहुत अहम हिस्से हैं, तो ये सब याद रखने वाला है। सुनमाई या गौंजी माई, ये प्रसोदाई को बोला जाता है। अब चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठ चुका है। कपची क्या होता है? कपटी नहीं, कपची, ठीक है, च लगा है, तो कपची किसे कहते हैं? तो कपची को एकदम ध्यान रखिएगा कि बैगा जनजाति का एक स्पेशल वस्त्र होता है, उसका मैं प्रिंट दिखा दूंगी। एकदम प्रिंटेड कपड़ा होता है, लाल बॉर्डर साड़ी जो होता है, हाफ पैर तक पहनते हैं और ऐसे बांध कर बिल्कुल साफी टाइप का जो महिलाएं पहनती हैं उसको कपची बोला जाता है। सफेद साड़ी टाइप का रहता है, बॉर्डर लाल लाल रहेगा, पहनिया परिधान से पहनेंगे, सिर पर कुछ ऐसे लगा लेते हैं, फिर वो नृत्य वगैरह करते हैं। उनका खास वस्त्र होता है, नृत्य के समय किया जाने वाला। आप लोग भी तो ऐसे करते हो, कर्मा वर्मा कुछ करते हो तो वैसी वस्त्र धारण कर लेते हो, एक खास वस्त्र में आते हो, तो वही होता है कपची। महिलाओं का एक स्पेशल वस्त्र होता है जो खास नृत्य और परंपरा के समय यह धारण करते हैं, जिसे बोला जाता है कपची। फिर आते हैं ये परंपरागत वस्त्र, मतलब हर कोई परंपरागत रूप से किसी खास समय में पहनेगा ही पहनेगा, उस परंपरागत वस्त्र को बोलते हैं चौखाना मुंगी। इसको याद रखेंगे, ये अभी तक नहीं आया है पर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है कि चौखाना मुंगी किस जनजाति का परंपरागत वस्त्र होता है। तो बैगा जनजाति का परंपरागत वस्त्र मतलब परंपरा के रूप से पहना जाता है, स्पेशल रहता है वो। आप दैनिक रूप से कुछ भी पहनते होंगे, लेकिन परंपरागत जब कोई कार्य होता है तो स्पेशल कोई वस्त्र पहना जाता है, उसको बोलते हैं चौखाना मुंगी बोला जाता है। सभी जनजातियों में कोई ना कोई पेय पदार्थ है, जैसे कि पहाड़ी कोरवा में हड़िया का विशेष महत्व है, और मुड़िया और माड़िया में सल्फी का विशेष महत्व है। लांदा और सल्फी पढ़े हो, अबुझमाड़िया में लांदा और सल्फी पेय पदार्थ का विशेष महत्व है। उसी प्रकार से बैगा जनजाति में ताड़ी पेय पदार्थ का विशेष महत्व है, क्योंकि अपने देवी देवता को समर्पित करते हैं। इनके यहाँ कोई विवाह संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार होता है, तो कोई पेय पदार्थ इनमें चलता है विशेष रूप से, तो बैगा में बोलते हैं ताड़ी। तो एक लाइन में याद रखना बैगा ताड़ी, बैगा ताड़ी, बैगा ताड़ी, एक लाइन में याद रखना है बैगा ताड़ी। तो बैगा पूजा पाठ करके आपको ताड़ भी देते हैं, तो बैगा ताड़ी। अब चलते हैं जो और भी अच्छे से आपको याद रखना है स्पेशल रूप से, गोदना। गोदना वह महत्वपूर्ण थिंक है इनके समाज में या जनजातीय समाज में, मतलब आप जब तक जिंदा हो आपके शरीर से वो हटेगा ही नहीं। मतलब ये ऐसा गहना है जो समय के अंत तक आपके साथ रहता है। बाकी गहने तो आपके छोड़ दिए जाएंगे, उतार लिए जाएंगे, परिवार वाले रख लेंगे, लेकिन जो गोदना है वो ऐसा गहना है जो मृत्यु तक चलता रहता है, तो उसको यहाँ पर विशेष माना गया है।
और गोदना जो बैगा होती है वो बहुत ज्यादा स्पेशल मान्यता के साथ यहाँ पर रखी है, सिर में भी गुदवाती हैं। आपको बहुत सारी जनजातियों में सिर में गोदना नहीं मिलेगा, लेकिन बैगा जनजाति इतनी खास मतलब इसके लिए है, मतलब मान्यता है कि सिर में भी आपके वी आकार का गोदना रहेगा। हम बोलते हैं वी, लेकिन जो बैगा जनजाति है उसे बोले ना दाई तुमन वी आकार का है गुदवाए, हाँ ना बाबू ये वी आकार ना लागे तो का लागे, तो तुमन के लगे ये वी है। अच्छा, हम लोग इंग्लिश नहीं जानते, हम लोग ना बोलते हैं वी आकार का है, लेकिन उन लोग कुछ ऐसे अपना शुरू से बनवा दे, दोनों भाव को जोड़ते हुए वी आकार का बनवा देते हैं, और बाकी इधर इधर थोड़ा थोड़ा। अभी एक पिन पे आपको दिखेगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये कुछ दिखा? हाँ देखो, ऐसा गोदना आपको दिखेगा। अब अगर अमरकंटक एरिया में घूमने जाओगे तो वहां से कुछ लोग आपको घूमते फिरते दिखेंगे, तो बिल्कुल सेल्फी ले लेना। अरे आओ बैगा महिला है ये, तो हमारे साथ सेल्फी लो चलो, और ग्रुप में डाल देना। ये ऐसा करके वी आकार का गोदना है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गिरता है। इनके में परंपरा, कितना दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी स्पेशल रूप से चलता है इनके में। तो विश्व के हिसाब से चलना है। विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, विश्व स्तर पे बात हो रहा है। ये देखो गोदना में इतना ज्यादा इनको मतलब मान्यता है कि विश्व में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है, सर्वाधिक गोदना प्रिय। यह प्रिय से क्वेश्चन आ गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति किसे बोला जाता है, तो बैगा जनजाति को बोला जाता है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, यह भी क्वेश्चन है, तो कमार से आता है। दोनों को एक जगह आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर अलग अलग नहीं मिलेगा, एक साथ लिखेंगे तो ये दोनों अच्छे से याद रहेगा। तो विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय बोला जाएगा, गोदना प्रिय जनजाति तो हो जाएगा बैगा। और लेकिन जब यह क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा जाए तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कमार जनजाति हो जाएगी। ये दोनों लाइन को एकदम याद रखेंगे, प्रिय से बैगा, बैगा प्रिय करते रहेंगे तो ये याद रहेगा। फिर आते हैं, जो बैगाओं का गोदना होता है उसे झेला गोदना बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, मेंस में भी लिखेंगे तो ये सब आपको देना पड़ेगा। मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो बैगा के गोदना के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये देना पड़ेगा, या बैगा जनजाति के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो गोदना को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, क्योंकि गोदना ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, तो आपको गोदना के थिंक में लाना ही पड़ेगा, ये आंसर में देना ही होगा, क्योंकि ये आंसर से बहुत बड़ा बोल्ड पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर इनमें जो गोदना गोदा जाता है उसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है, हर किसी को झेलवा देते हैं कि गोदना गोदवाना ही है, क्योंकि प्रिय है हम लोग, तो हमारी मान्यता चलेगी आपके साथ। तो बच्चों तक का शुरू हो जाता है, 8 साल की उम्र से ही गोदना का काम चालू हो जाता है। अब यहाँ पर गोदना गोदने का कार्य कौन करता है, तो एक स्पेशल होता है जो गोदना गोदने का कार्य इन्हीं की जनजाति में करते हैं, उसे बोला जाता है बादी जाति की महिलाएं जो होती हैं, वो इनके सभी बैगा जनजाति में जाकर गोदना गोदने का कार्य करते हैं। तो अब प्रकार देखते हैं, जैसे कि गोदना कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं इनके में बैगा में। क्योंकि विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कपाल गोदना मतलब माथे पर, जो भी आपने पिक्चर देखा है कपाल गोदना का, वो हो जाएगा माथे पर वी आकार का गोदना, ऐसे करके माथे पर वी आकार का जो गोदना हम कहते हैं ना वी आकार का, क्योंकि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमको वी दिख रहा है, लेकिन वो शुरू से चल रहा है, आदिम समय से चल रहा है, वो उनके हिसाब से है कि वो क्या है। तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से हम इसको वी आकार का याद रखते हैं। तो माथे पर वी आकार का गोदना जो गुदवाते हैं वो होता है कपाल गोदना या कपार गोदना, सीधे कर लो। 8 वर्ष की उम्र में ही इसको शुरू कर देते हैं गोदवाना, क्योंकि यहाँ की स्किन, माथे की स्किन बहुत तकलीफ दे होती है, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो वहां से कर देते हैं, तो वो उसको संभल जाता है, तो इसलिए वो 8 वर्ष की उम्र में ऐसा किया जाता है। दूसरा आता है पृष्ठ गोदना। पृष्ठ गोदना पुखड़ा गोदाय, पीठ की तरफ पृष्ठ गोदना जिसे बोला जाता है पुखड़ा गोदाय, इसको याद रखना पड़ेगा, पृष्ठ पुखड़ा गोदाय। फिर तीसरा है वक्ष। वक्ष किसको बोलते हैं, हृदय को वक्ष बोलते हैं। पर्यायवाची भी आपको पता होना चाहिए कि वक्ष माने हृदय होता है। तो यहाँ पर जो हृदय में गोदना गोदवाया जाता है छाती में, उसको बोला जाता है वक्ष गोदना। यहाँ पर आप कोई पुष्प, कोई खिलौने टाइप का, कोई गुड्डा गुड़िया या कोई आकृति महिला पुरुष
भगवान कृष्ण, ऐसे कुछ भी आप बनवा सकते हैं, तो वो वक्ष स्थल पर हो जाता है। आजकल आप टैटू देख रहे हो, हनुमान जी का पीछे त्रिशूल का, सांप का, कोबरा का बन रहा है ना, वो किससे प्रभावित हैं? इन्हीं से प्रभावित हैं। यही तो लाए हैं, यही तो दिए हैं। और उनका जो सुई होता है, जो आप टैटू वाले, उनके पास भी तो सुई रहता है ना, सुई से उस रंग को स्किन में देते हैं। तो ये भी तो सुई से ही स्किन में देते हैं, पर ये हाथों से करते हैं, वो मशीन चलाकर करते हैं। बात एक ही है, ये भी अपना प्योर काम करते हैं। फिर आते हैं बाह गोदना। बाहू में यहाँ पे कहते हैं तो बाहू में पोरी गोदाई। कोरा लेते हो, कोरा, तो पोरी गोदाई याद कर लेना। यहाँ पर आप कांटा लग्गा टाइप का बना लेना, ठीक। जो सांप बिच्छू बनाते हो, आजकल चल रहा है ना, तो सब इन्हीं से प्रभावित है। देख लो, ये सब पहले से बनाते आ रहे हैं, आपने इनको अपना लिया है, मतलब आप जनजातीय समाज के बहुत सारी चीजों को अपना लिए हैं। तो यहाँ पर बाह गोदना हो जाता है, जिसे आजकल हम टैटू भी बोलते हैं, लेकिन वो मतलब शहरीकरण में आ गया है वो। फिर देखते हैं जांघ गोदना। जो जांघ होता है वहां पर गुदवाते हैं। यह विवाह पूर्व बोला जाता है कि अनिवार्य होता है, इसको हर कंपलसरी बच्चियों को गुदवाना ही पड़ता है। फिर आते हैं पछाड़ी गोदाए, जांघ के पीछे, जांघ के पीछे इसको गुदवाना है। बचपना में ही इसको ऐसा गुदवाया जाता है। तो जांघ गोदना उसी के पीछे हो जाएगा, तो पछाड़ी गोदाए हो जाएगा। ये दोनों जांघ से संबंधित है। एक बाह से है, एक वक्ष से है, एक पीठ से है और एक कपार से है। इस तरह से हो गया। मतलब कितना गोदना प्रिय है आप देख लो। तो इनके समाज में बहुत ज्यादा यह प्रचलन है। देख लीजिए माथे पर कितना कठिन काम है गुदवाना, लेकिन ये परंपरा है, तो ये आज भी ये चल रहा है इनके में। अब देखते हैं इनमें नृत्य। नृत्य परंपरा सब जनजातियों में स्पेशल रूप से है। तो बैगा में आपको एकदम करना है कर्मा, विल्मा, सैला, परधोनी, फाग। एक लाइन में याद करना है, जैसे मैं रट दी हूँ वैसे भी आप रट लेंगे। तो बैगा में जो स्पेशल नृत्य होता है वो होता है कर्मा, बिल्मा, शैला, परधौनी, फाग। ये तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिर झटपट, झटपट नृत्य होता है। झटपट नृत्य करते हैं, दशहरा नृत्य करते हैं और अटारी नृत्य करते हैं। तो झटपट आपको बैग लेके उड़ जाना है, ठीक है। झटपट बैग लेके उड़ जाना है। तो झटपट से बैगा और अटारी नृत्य कहाँ उड़ जाना है? अटारी पे उड़ जाना है। तो इस तरह से याद रखेंगे, कर्मा, विल्मा, सैला, परधौनी, फाग, झटपट, फिर अटारी नृत्य और दशहरा नृत्य। ये सब आपको बेसिक नृत्य का जरूरी है, जो आपको खोजो वाले में पूछा जाता है। फिर नृत्य नाटिका को छेड़ता बोलते हैं। बैगा की नृत्य नाटिका को छेड़ता नाटिका बोला जाता है। अब इसके जो आप देखते हो पंचायत, सभी जनजातियों में पंचायतों का विशेष महत्व होता है। इनकी एक अपनी विशेष पंचायत होती है, राजनीतिक पंचायत बोला जाता है। उसमें बोला जाएगा मुकद्दम, दीवान, समरथ, चपरासी। ये भी एक लाइन में जैसे आपने इसको याद किया है वैसे आप इसको भी याद करेंगे। बैगा बोलेंगे तो उनके राजनीतिक सदस्य कर्मचारी कौन होते हैं, पंचायत प्रमुख कौन कौन होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा मुकद्दम, दीवान, समरथ, चपरासी। बस एक लाइन में याद रखना है, स्लोगन टाइप का रट डालना, मुकद्दम, दीवान, समरथ, चपरासी, बोलते बोलते इसको रटना है। अब इनके लिए, इनके उन्नति और विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जहां पर रह रहे हैं वहां के स्थान पे संकेंद्रण को देखते हुए प्राधिकरण, अभिकरण की भी स्थापना की गई है। तो बैगा विकास प्राधिकरण को कबीरधाम में स्थापित किया गया, क्योंकि कबीरधाम में ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो कबीरधाम में बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। फिर आते हैं बैगा एवं बिरहोर ब बिलासपुर। ये ब और बिलासपुर। बैगा बिरहोर विकास प्राधिकरण बिलासपुर में किया गया। ये दोनों मिक्स है ना, यहाँ पर बैगा और बिरहोर का मिक्स करके बिलासपुर में स्थापना किया गया है। फिर चलते हैं बैगा विकास प्रकोष्ठ। ये सब संस्था का नाम है। प्रकोष्ठ बोलेंगे तो ये तीन आपको याद रखना है। अब प्राधिकरण बोलेंगे तो कबीरधाम में चले जाना है। तो बैगा विकास प्रकोष्ठ बोलेंगे तो आपको राजनांदगांव, जो मैकल श्रेणी में पहला हम देखे थे वहां, मुंगेली वही मैकल श्रेणी में है, और बैकुंठपुर ये भी कोरिया जिला मैकल श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपके प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? इनकी उन्नति और विकास के लिए, समाज के मुख्य धारा में इनको लाने के लिए। चलो भाई, पुस्तकों को याद कर लो। पुस्तकों का एक सीरीज फिर से हम बता देंगे, जहां पर सिर्फ पुस्तक होगी। किस जनजातियों के ऊपर स्पेशल पुस्तक लिखी गई है? द बैगास सबसे बड़े यहाँ पर जो लिखे थे, पुस्तक लिखने वाले यहाँ पर रचयिता हैं, वो हो जाएंगे वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन की बहुत सारी पुस्तकें हैं। द बैगास, द अगरिया, द बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर द बैगास के लिए आप याद करिएगा, वेरियर एल्विन ने लिखा है पुस्तक इनके ऊपर। और उसके बाद देखते हैं इनकी आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है किसने? दयाशंकर नाग ने।
द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर देखो ट्राइबल लिखा है, यहाँ पर इकोनॉमी लिखा है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था पर। हिंदी में भी आप लिख लेना कि बैगाओं की अर्थव्यवस्था पर पुस्तक किसने लिखा है? दयाशंकर नाग ने। हमने कैसे याद किया था? इकोनॉमी पे नाग बैठा है, ऐसे याद किए थे, इकोनॉमी पे नाग बैठा है और शंकर के साथ तो नाग है ही है, तो पूरा पूरा नाम हो जाएगा दयाशंकर नाग, द ट्राइबल ऑफ इकोनॉमी। और यहाँ पर द बेगास वेरियर एल्विन, पुस्तक बिल्कुल कंठस्थ, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। ठीक है, इतना को आप नोट कर लीजिए और सबको एक बार रट के रखिएगा दिमाग में, बोलिएगा तो फिर करवा देंगे, फिर रटवा देंगे, लेकिन ये सब वन लाइनर है। ये देखो वन लाइनर भी विस्तृत है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सबको नोट कर लेंगे।